Hello students, I am Divya Kashyap from Success CDs Education. I'm your science expert and today we are going to take up a topic from class 10th science. And the topic we are going to study is chapter 12, that is electricity. As you all are familiar with electricity, that what actually is electricity, आपको पता है आप घर में बहुत सारे appliances यूज करते हो, बहुत सारी चीजें यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, आप बल्ब्स यूज करते हो, आप ट्यूब लाइट्स यूज करते हो. यू एक्चुअली यूज लॉट ऑफ appliances एट योर होम जो आपकी लाइफ को बहुत ही लग्जूरियस बनाते हैं. तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल appliances है, ये सब किस चीज से ऑपरेट होते हैं? They get operated only by the means of passing electricity. अब जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये आपके पास है बल्ब, ठीक है, ये आपके पास है वायर्स, ये आपके पास है सेल, है ना, और ये हमारे पास है स्विच. तो सेल, स्विच और बल्ब आपस में वायर से कनेक्टेड है. तो आप कह सकते हो कि ये आपस में कनेक्टेड है. इनके जो कनेक्शन को हम क्या बुलाते हैं? सर्किट. इनके कनेक्शन को हम क्या बुलाते हैं? सर्किट. अब क्योंकि यहां से कहीं भी सर्किट ब्रेक नहीं है, तो ऐसा कभी भी हम कनेक्शन करते हैं तो आपको पता है कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है ना, और आप बहुत सारे काम कर पाते हो. तो ऐसे बहुत से एप्लायंसेस हैं जो इसी तरीके से कनेक्टेड है, इसी तरीके से ये सारे के सारे कनेक्टेड है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अप इन दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. Topics to be covered in this chapter are electric charge, potential difference, Ohm's law, resistance and its dependence, heating effect of current, and electric power. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका कंसेप्ट आया कैसे. आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो फ्रिक्शन के बारे में, है ना. आपको पता है कि फ्रिक्शन तब नोटिस में आता है जब दो बॉडीज आपस में रब की जाती हैं. When two bodies are rubbed with each other, friction comes into notice. क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है. फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स. और तब नोटिस में आता है जब एक सरफेस दूसरी बॉडी से रब किया जाता है. जैसे कि आप देखिए, सपोज ये आपके पास रोड है, ठीक है, रोड पे कोई चल रहा है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड. तो जब मैन का फीट रोड के साथ आप कह सकते हो कनेक्शन में आता है, तो वहां पे क्या आता है? फ्रिक्शन. क्योंकि मैन फोर्स लगा रहा है मूव करने के लिए, और जो फ्रिक्शन है वो अपोज कर रही है मूवमेंट को. तो हम बता सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कब नोटिस में आता है? व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर. अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो ग्लास रॉड है उसको हमने सिल्क के साथ रब किया. ग्लास रॉड इज एक्चुअली रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ. तो क्या हुआ? देखिए, ये आपके पास ग्लास रॉड है, इसको हम सिल्क से क्लॉथ से उसको रब कर रहे हैं. तो हमने देखा कि जब हमने ऐसा रबिंग किया, और आपको पता है रबिंग से क्या चीज नोटिस में आती है? कभी भी कोई चीज रब होती है तो फ्रिक्शन तो वहां होती ही है. तो हमने ये दो चीजों को आपस में रब किया. तो रब करने के बाद क्या हुआ कि जो ग्लास रॉड है उस पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखा. हमें दिखा कि उस पे एक चार्ज आ गया, दैट इज पॉजिटिव. और जो सिल्क क्लॉथ है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में हर चीज किससे बनी है? एटम से. और एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है. तो जब ऐसे हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो हमने देखा कि जो ग्लास रॉड है उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे सिल्क क्लॉथ के अंदर. अब क्योंकि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और आपको पता है कोई भी एटम होता है, जैसे ग्लास रॉड बहुत सारी एटम से बनी हुई है ना. तो एटम्स क्या होते हैं? जिनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिल्कुल सेम होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नंबर बिल्कुल सेम होता है. अब जब आपने ग्लास रॉड को रब किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए सिल्क क्लॉथ में. तो इसका मतलब ग्लास रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. और ऑब्वियसली
प्रोटॉन्स कुछ नंबर से इंक्रीज हो गए। अब जो चार्ज इंक्रीज हो जाता है वही चार्ज उस पर डेवलप होगा ना, तो इसलिए अब ये एटम नहीं रहा, हम कहते हैं कि ये आयन बन गया, क्योंकि इसके जो एटम्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ के अंदर मूव कर गए, और इस वजह से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज नाउ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के अंदर चले गए, उसमें भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिल्कुल सेम था। अब जब इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के अंदर आ गए तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर इंक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए जो सिल्क क्लॉथ है उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो आपको याद रखना है कि पहले तो जब भी दो बॉडीज को रब करते हैं तो वहां फ्रिक्शन नोटिस में आता है, और फ्रिक्शन में से क्या होते हैं कि चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सपोज एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ठीक है, तो अगर ए में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बी के अंदर, तो ऑब्वियसली जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके अंदर जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस कंसेप्ट से, इस फ्रिक्शन के कंसेप्ट से, इन जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए इस कंसेप्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हम फिनोमिना और अच्छे तरीके से समझ पाए, और चार्जेस का कंसेप्ट नॉलेज के अंदर आया। ठीक है, ये जो चार्जेस है इनके बारे में कूलम वाज द साइंटिस्ट, ही वाज द वॉलंटियर जिन्होंने बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। पर क्योंकि अभी हमने 10th स्टैंडर्ड में इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, तो अभी हम सिर्फ उन चीजों को कंसिडर करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये जो चार्जेस है, चार्जेस के बारे में कूलम ने बताया, तो चार्जेस के बारे में क्योंकि कूलम ने ही सारी इंफॉर्मेशन दी, तो चार्ज का जो यूनिट है वो भी कूलम ने अपने नाम के पीछे ही रखा, दैट इज चार्ज को हम मेजर करते हैं यूनिट कूलम में। जैसे मास को आप किलोग्राम में करते हो, वैसे चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कोई चार्ज होना, ठीक है, मतलब एक बॉडी एटम नहीं रही, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं रहा, उसके अंदर कोई नेट चार्ज आ गया। नेट चार्ज का मतलब उनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से किसी का नंबर इंक्रीज हो गया, तो इस करके उस पर एक नेट चार्ज डेवलप हो गया, उसको आप क्या बुलाते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बॉडी चार्ज्ड है। तो दो तरह के चार्जेस हमने आज तक देखे हैं, एक हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को हम क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। इट इज नोटेड बाय क्यू। आप कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हो, आप स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हो। अब क्योंकि चार्ज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कूलम ने दी थी, इसलिए चार्ज को मेजर करने का यूनिट भी क्या है, कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। जैसे मास को आप कैपिटल के और स्मॉल जी से करते हो, वैसे कूलम को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो तरह के चार्जेस, दोनों चार्जेस का यूनिट हमारे पास क्या रहता है, कूलम, और दोनों को ही हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। अब सपोज अगर मैं बात करूं किसी चार्ज की, लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, ठीक है, तो चार्ज को अभी हमने डिस्कस किया, हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो चार्ज को हम जहां भी रखेंगे, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अपने आसपास एक छोटा सा एरिया डेवलप कर लेता है जहां पे हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, और उस एरिया को, वो छोटा सा एरिया जहां पे उसका इफेक्ट हमें फील हो सकता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, सेंटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ने भी अपने आसपास एक छोटा सा एरिया बना लिया जहां पे हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, और उसको हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चाहे कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, चाहे कोई नेगेटिव चार्ज हो तो भी उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि छोटा सा एरिया जहां पे हम उसकी चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। अब हमने ये देखा गया कि जो सेम चार्जेस हैं वो हमेशा आपस में रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हम दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनको पास लाते हैं तो पास आने के बावजूद भी ये पास नहीं रहते, एक दूसरे से दूर भागते हैं, क्योंकि इन दोनों का नेचर क्या है, सेम, और सेम चार्जेस आपस में हमेशा रिपेल करते हैं, वो दूर दूर जाते हैं।
ऐसे ही सिमिलरली आप देखो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज पास लाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं आ पा रहे बिकॉज दे रिपेल ईच अदर। अब ऐसे ही अगर आप ऑपोजिट चार्जेस के बारे में देखो तो जो ऑपोजिट चार्जेस हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं और तो वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं बिकॉज ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। जैसे एक ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होती है वैसे ही ऑपोजिट चार्जेस में भी अट्रैक्शन होती है। दे टेंड टू कम क्लोजर बिकॉज दे हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर। अब ये तो आपको पता लग गया कि जो चार्ज है उसको हम Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट होता है कूलम, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये क्लियर है आपको। ठीक है, तो जो चार्ज है, चार्ज के अंदर होता क्या है? चार्ज के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करो, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो क्यू है, सपोज आपको कोई भी चार्ज दे दिया, मैंने आपको बोला 2 कूलम चार्ज, तो इसके अंदर क्या है ऐसा कि 2 कूलम उसका रिजल्ट है? उसका मतलब है उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और प्लस इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है और इलेक्ट्रॉन का फिक्स चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको आपको याद रखना है। तो Q को मेजर करने का, सपोज 2 कूलम, 1 कूलम, 5 कूलम कुछ भी हो, तो उसको मेजर करने का जो हमारे पास सिस्टम होता है दैट इज N इंटू ई। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी, जो बदलती नहीं है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो Q को मेजर करने के लिए, जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिंपल सी बात है, आप Q इज इक्वल टू एन ही करेंगे। 2 कूलम मतलब Q की वैल्यू 2 दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो हम याद कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करके आप N निकाल सकते हो और N हमें बताएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 कूलम चार्ज जो बना रहे हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपके पास 1 कूलम चार्ज है, मतलब Q हमारे पास है 1 कूलम, हमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने हैं। ठीक है, हमें पता है कि Q का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास N इंटू ई। ठीक है, तो Q जिसमें हमारा मतलब है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब आपको 1 कूलम में निकालना है तो Q को हम 1 पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं, E आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर नहीं भी गिवन तो आपको ये क्वांटिटी को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 1 कूलम जो चार्ज है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम को। अब तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ विल यू डिफाइन 1 कूलम, तो आप बोलोगे 1 कूलम वो चार्ज है जिसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये फिगर दे रखी है आपके पास कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कुछ भी चार्ज हो सकता है। अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2 कूलम चार्ज है तो ऑब्वियसली आप 6.25 इंटू 10⁻18 को इंटू 2 कर दोगे। तो ऐसे कितना भी आपको क्यू दिया हो, आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि क्यू आपको पूछा गया होगा, दिया गया होगा क्वेश्चन में, एन आपको फाइंड करना होगा और ई आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब कोई सब्सटेंसेस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते, उस अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। तो सब्सटेंसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो वो कंडक्टर्स होते हैं, या वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, या इंसुलेटर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर।
देखिए, कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से सारे के सारे करंट को पास करने देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, बाउंडेड नहीं होते। मोबाइल का मतलब वो मूव कर सकते हैं। तो जिनके अंदर भी फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब आपस में क्या होते हैं? कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आपको पता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की वायर्स इसी से बनती है, कॉपर से, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली एल्यूमिनियम, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये आपके पास प्लास्टिक इंसुलेशन है और ये कॉपर वायर है। आपको पता है जो कॉपर वायर है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। और जो हमारे पास ये प्लास्टिक कवरिंग आप देख रहे हो, दिस एक्ट ओनली एक्ट एज इंसुलेटर। तो कॉपर वायर को लगाने का मतलब इसीलिए यही है बिकॉज उसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए करंट उसमें से इजिली पास कर सकता है। अब ऐसे ही हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो जो करंट कंडक्ट कर सकते हैं, सेमी का मतलब उतना नहीं कर सकते जितना कि कंडक्टर कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ये वो सब्सटेंसेस है जो अपने में से करंट फ्लो करने देते हैं पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को पास करने देते हैं। सारा का सारा करंट पास नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, कुछ अमाउंट ऑफ करंट दे अलाउ टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जैसे कि आपको फिगर में दे रखा है, दिस इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसको हम सेमीकंडक्टर मानते हैं क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ करंट को अपने में से पास करने देता है। और आपको पता है सिलिकॉन से हमारे सोलर सेल पैनल्स भी बनते हैं क्योंकि इट एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर, इट अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे ही हमारे पास थर्ड टाइप के सब्सटेंसेस है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने में से करंट बिल्कुल पास नहीं करने देते, विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम एज दे डू नॉट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, जैसे कि आपको फिगर में दे रखा है, ये सब आपको ग्लास दे रखा है, यहाँ आपको वुड दे रखा है। तो दे आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास बिकॉज दे डू नॉट हैव द free mobile electrons in them, so they act as insulator. तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्यों कुछ सब्सटेंसेस कंडक्टर है और क्यों कुछ सब्सटेंसेस इंसुलेटर्स है। तो इसका रीजन ये है, कंडक्टर होने के लिए कंडीशन स्पेसिफाई करना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन सब्सटेंसेस में ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो करंट को पास करने देते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, देयरफॉर दे एक्ट एज इंसुलेटर्स। जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो, कुछ इंसुलेटर्स भी हैं, कुछ कंडक्टर्स भी हैं जो अपने में से करंट पास करने देते हैं और कुछ नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके पास वुड है, प्लास्टिक बॉटल है, एक आपके पास ब्लैक पेपर है, व्हाइट पेपर है, ठीक है। ये आपके पास प्लास्टिक का मोबाइल कवर है, दे डोंट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, राइट। लेकिन ये जो आपके पास है कॉपर वायर, ये जो वायर्स आपको दी हुई है, दे ऑल आर कंडक्टर। Even this is looking like a mobile cover, but actually it is a gold plate. Gold क्या होता है? Gold is a metal. They have free electrons, so they are also categorized in the category of conductors that they allow current to pass through them. So these are insulators and these four are conductors. अब हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक हमारे पास होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हमारे पास होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं क्या फर्क होता है इसके अंदर। देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस तो होते हैं पर वो स्टेशनरी है, वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो रबिंग से चार्जेस प्रोड्यूस तो हुए पर कॉन्टिन्यूस चार्जेस का कोई फ्लो नहीं रह रहा है। सो दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसके अंदर चार्जेस डिवेल्प भी होते हैं और वो
मोशन में भी होते हैं, वो मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है, ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है, तो यहाँ पे इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये चार्जेस पास हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप भी है और मूवमेंट भी है, इसलिए इसको हम क्या बुलाएंगे? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सपोज आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है, तो आपको पता है चार्ज अपने आसपास क्या बना लेता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक चार्ज है हमारे पास और उसके आसपास हमें दिख रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव का मतलब +1। ठीक है, एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, कहीं बहुत दूर। आप चाहते हो कि इस चार्ज को आप इस पॉइंट से एक पॉइंट पे लाओ जो पॉइंट किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। आप समझे? दोबारा देखिए, सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इस चार्ज को एक सर्टेन पॉइंट पे लाना चाहते हो, इस पॉइंट को मैं बी बुला देती हूँ, और ये पॉइंट किसी और चार्ज की, 2 लिख लेते हैं इसको, Q2 मतलब दूसरा कोई चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है B। आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना चाहते हो, तो ये चार्ज ऐसे तो आएगा नहीं, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। और ये जो चार्ज है ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो जब आप ये वर्क डन करते हो, ये स्टेशनरी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, स्टेशनरी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफाइड पॉइंट पे लाने के लिए, जो पॉइंट किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन, पोटेंशियल का मतलब कहाँ रिलेट कर सकते हैं हम इसको? वर्क डन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्टैटिक मतलब किसी स्टेशनरी चार्ज को। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज। तो ऐसे ही हम इसको डिफाइन करेंगे, यही लिखा आपके पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है कि जो हमें काम करना पड़ता है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज स्टेशनरी, फ्रॉम moving it from infinity to certain point which is in the electric field of some other charge। इसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सपोज ये एक चार्ज की हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे पड़ा है, आप उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहते हो जो कि किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हमें जो इंपॉर्टेंट होता है, हम प्रैक्टिकली जो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज आपके पास एक बॉडी है P, हम इस बॉडी को क्या ले लेते हैं? P, और एक बॉडी है हमारे पास N। ठीक है, P के अंदर हम कहते हैं कि थोड़े कम चार्जेस हैं, और मतलब नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कि इट इज एट हायर पोटेंशियल। और जो N है, N के अंदर कुछ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके पास जो P है उस वो हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जो आपके पास N है, ठीक है, वो लोअर पोटेंशियल पे है क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब क्या होगा? अब नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा है वहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज कम है, तो इसका मतलब जो ये चार्ज है N से P पे फ्लो करेगा। तो ये ऐसे नहीं फ्लो करेगा, इसमें भी हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर चीज वहीं से वहीं फ्लो होती है, जहां पे ज्यादा होती है वहां से जहां पे कम होती है। तो नेगेटिव चार्ज N में ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इट विल स्टार्ट मेकिंग नेगेटिव चार्ज मूव एंड सम वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग इट टू P। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट स्पेसिफाइड है कि N से P पे जाना है या P से N पे जाना है। तो इसको हम बुलाते हैं वर्क डन, जो हमें काम करना पड़ा चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और वो एक पॉइंट कौन सा है? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन्स
कम है। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़े तो ऑब्वियसली इट इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज, तो इट इज वर्क अपॉन चार्ज एंड इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नोटेड बाय V। और अगर हम यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं यूनिट वोल्ट में, ठीक है, वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में, और आपको पता है क्यू का हमने कर लिया है कि हम उसको मेजर करते हैं कूलम्स में, इट इज मेजर्ड इन कूलम्स। तो अगर आप 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहो तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूलर पर 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ये आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जूल पर कूलम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है या किसके इक्वल होता है। तो जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और अगर आपसे पूछे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, सो इट डिनोट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप इसका फॉर्मूला लिखकर देख लेना, जूल आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है, क्यू आपके पास मतलब चार्ज का फॉर्मूला होता है, और डब्ल्यू अपॉन क्यू किसके इक्वल होता है, V के। तो फिजिकल क्वांटिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल पर 1 कूलम किसके इक्वल होता है, तो आप लिखोगे इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब अगर हमें आ जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कैसे करोगे, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे इसका, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फिर इसका यूनिट्स में फॉर्मूला लिखोगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। अब इसको आप डिफाइन कर दोगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, इन डेफिनेशंस को क्रैम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। तो 1 वोल्ट आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब जो भी आपके लेफ्ट साइड में लिखा हम उसको बोलेंगे दिस इज सेड टू बी दिस। जैसे यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन, अब आप फॉर्मूला को देखिए, 1 जूल वर्क होता है और वर्क डन होता है, 1 कूलम चार्ज होता है और वो फ्लो करता है। तो बना लेते हैं डेफिनेशन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहां से कहां, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। तो आप समझ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी दिया हो आप ऐसे लिखिए कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो आप बोलो कि पोटेंशियल डिफरेंस का है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम लो, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी दिस, दैट इज 1 वोल्ट। जब 1 जूल काम करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, कहां से, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, वोल्ट मीटर। आप याद रखिए दिस इज नॉट वोल्टा मीटर, वोल्टा मीटर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बुलाते हैं, ठीक है, दिस इज वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट लुक्स लाइक दिस। आपके लिए एक पिक्चर रखी गई है, तो यहाँ पे आप बीच में देख रहे हो V लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स इट इज वोल्ट मीटर। अब ऐसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, कि हम इलेक्ट्रिक करंट किससे बुलाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज मतलब Q। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन गया आपके पास Q अपॉन T, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो करंट का जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर। करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर। चार्ज का हम पढ़ चुके हैं, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम्स। और टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है सेकेंड। तो अगर हम 1 एम्पियर लिखें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि कूलम पर सेकेंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो आप देखिए कूलम का मतलब आप लिख लीजिएगा Q, सेकेंड का मतलब टाइम, तो Q अपॉन T किसका फॉर्मूला है, I का। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे कि आप इस फिगर को भी देख रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन करने से करंट ही तो फ्लो कर रहा है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हो रहा है, जिस करके जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर पा रहा है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 एम्पियर,
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिखोगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। उसके बाद यूनिट्स की टर्म में लिखोगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, दिया भी हुआ आपको। और फिर इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे लिखेंगे, अब ये करंट का यूनिट है, तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर कब चार्ज फ्लो होता है और इतने टाइम में होता है। तो इसका डेफिनेशन बनेगा करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज, किसमें से फ्लो करेगी, वायर या कंडक्टर, फ्लोज थ्रू वायर और कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो ऐसा आप डेफिनेशन बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, जो कि आपको दिखा भी रखा है पिक्चर में, दिस इज एमीटर। ये एक्चुअली बहुत सेंसिटिव होता है करंट को, और ये करंट को रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे देखिए बीच में ए भी दिया हुआ है, तो ए अगर दिया हो तो ये एमीटर होता है। आप देखो एमीटर और वोल्ट मीटर ऑलमोस्ट सेम है, तो लेकिन अगर बीच में ए लिखा है तो वो एमीटर है, वी लिखा है तो वो वोल्ट मीटर है। अब हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। जब साइंस इतना एडवांस नहीं था ना, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत लेट पता लगा। हम पहले सोचते थे कि नेचर में कन्वेंशनल करंट होता है। तो देखते हैं क्या करंट है ये कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब है कि प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं तो वहीं से करेंगे कि जहां पे ज्यादा होते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की से नेगेटिव टर्मिनल पे। और अगर इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे। हमने देखा कि कन्वेंशनल करंट इज नॉट प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट, बट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। तभी तो आप घर में सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक करंट पे ही यूज कर रहे हो। तो जब ये पहले कन्वेंशनल करंट के बारे में पता था, तो जब इनका डिफरेंस देखा गया, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता लगा, तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट का काफी वाइड एप्लीकेशन है, और इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें जिसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अब जैसे कि आपके पास ये सर्किट है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो बल्ब है ये ग्लो ही करता रहे, तो ऐसा क्या करें कि ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो ऐसा कब होता है, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कंडक्टर के दोनों एंड्स पे, तब तक आप कह सकते हो कि करंट फ्लो होता रहेगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, आपको पता है बैटरी होती है या सेल होता है। तो अगर सेल की बात करते हैं, दे आर एक्चुअली सोर्स ऑफ करंट। तो सेल में दो हम टर्मिनल्स लेते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल हमेशा ही लो पोटेंशियल पे रहता है, और एक टर्मिनल हमेशा ही हाई पोटेंशियल पे रहता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी इक्वल नहीं हो सकता। तभी अगर आप चाहो कि कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो करता रहे, तो हमें मेंटेन करना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हम कैसे मेंटेन करते हैं, सर्किट के अंदर सेल या बैटरी को इंट्रोड्यूस करके। क्योंकि सेल हो या बैटरी हो, सेल इज दिस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी इज एक्चुअली सेट ऑफ टर्मिनल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी लाइन और छोटी लाइन है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये कभी भी इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो पाता। वन इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल एंड वन इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। इसका मतलब ये वोल्ट से हम पहचान लेंगे कि ये आपको यूनिट दे रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मींस V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो आपके पास चार्ज है टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, लेट्स से Q इज 1 कूलम। सो वी नीड टू फाइंड दैट हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 1 कूलम ऑफ चार्ज को कि वो फ्लो करे 6 वोल्ट की बैटरी से। एनर्जी को आपको पता है वर्क और एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम, तो हम इसमें वर्क लिख सकते हैं कि हमें वर्क निकालना है। तो इन तीनों को जब हम रिलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V आपके पास गिवन है 6, W आपको निकालना है, और Q आपके पास है 1 कूलम। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो एनर्जी आप कह सकते हो, या जो वर्क है, दैट विल बी इक्वल टू 6
और हमारे पास यूनिट होता है वर्क या एनर्जी का जूल, तो इट विल बी इक्वल टू 6 जूल्स। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चार्ज है 2 कूलम। लेट्स से यहां लिख लेते हैं, हमारे पास एक चार्ज है 2 कूलम। इट इज मूव्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। लेट्स से ये चार्ज इंफिनिटी पे पड़ा है, इसको हम 2 पॉइंट्स पे लेकर जा रहे हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी। लेट्स से ए तक लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो है हमारे पास 12 जूल्स। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम ए तक लाए तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, 12 जूल्स। और जब हम इसको बी पॉइंट पे लाए तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, दैट इज 16 जूल्स। तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस पॉइंट का करना है तो डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी V2 माइनस V1। मतलब आप इसका V जो है और जो इसका V है दोनों को माइनस कर दोगे, पर हमारे पास दोनों ही केस में V नहीं दिया हुआ। तो लेट्स से फॉर पॉइंट A हम पहले V सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है Q 2 कूलम, वर्क डन हमें दिया हुआ है 12 जूल्स, V हमें फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W आपके पास है 12, Q आपके पास है 2, तो आपके पास आ गया आंसर 6 वोल्ट। तो VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ऐसे बी पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इस केस में भी जो आपके पास V है वो आपके पास है, आपको सॉल्व करना है। W आपको गिवन है 16, चार्ज आपको वही सेम चार्ज है 2 कूलम, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 8 वोल्ट। तो अब हमें जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हमारे पास VB भी आ गया, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 माइनस V1, मतलब VB माइनस VA। तो हम इसको कर रहे हैं तो हमारे पास 8 माइनस 6 की वैल्यू आ रही है और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। तो कैसे किसे बुलाते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें वायर है, बल्ब है, सेल है, स्विच है और ये आपस में प्रॉपर कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस पाथ जो बन जाता है बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे इस फिगर में हमारे पास सेल है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड द अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कि वायर्स और स्विच हो गए, along which the electric current flows and it is called electric circuit। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास दो तरह का होता है, क्लोज्ड और ओपन। अब जहां पे कनेक्शन पूरे बराबर लगे हो, कोई कनेक्शन टूटा नहीं हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट उसी में फ्लो करता है। अब जैसे ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है तभी बल्ब ग्लो कर पा रहा है। अगर यहाँ बीच में से कहीं से भी टूटा होता तो हम उसको क्या बुलाते हैं कि ये ओपन सर्किट है और इस केस में बल्ब ग्लो बिल्कुल नहीं करता। तो ओपन सर्किट क्या हुआ, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन एट सम पॉइंट, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं कर पा रहा सर्किट के कंपोनेंट्स में। अब जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो स्विच है, दिस इज स्विच, दिस इज ओपन, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, तो इसमें बल्ब डू नॉट ग्लो बिकॉज द कनेक्शंस आर नॉट प्रॉपर, दे आर ब्रोकन। ऐसे ही हमारे पास क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइंट है और उसमें कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो करता भी रहता है। अब जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन है, कहीं भी कुछ ब्रेकेज नहीं है, इसीलिए जो बल्ब है वो ग्लो कर पा रहा है। अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है और उनके सिंबल्स जो हम यूज करेंगे। देखिए, वायर के लिए हम स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। कंडक्टर्स जब कनेक्टेड है तो हम इस सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। जब कनेक्टेड नहीं है तो हम इस चीज का यूज करेंगे। एक्चुअली ये 3 सिंबल्स आपको इस चैप्टर में यूज नहीं होंगे, पर फिर भी आपको अपने नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। अब आपने किसी चीज को अर्थ किया है तो आप ये सिंबल यूज करेंगे। सेल है तो आपके पास 2 लाइंस है, एक बड़ी और एक स्मॉल, इस तरह से। बैटरी है तो आपके पास सेट है सेल्स का, इस तरह से। बड़ी लाइन को पॉजिटिव और छोटी को हम नेगेटिव बुलाते हैं। ऐसे ही जो लैंप या बल्ब है उसको आप ऐसे शो कर सकते हो,
ये आप इस तरीके से शो कर सकते हो, फ्यूज को आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ये हमारे पास है रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, ये क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर एरो आ जाए, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बदल सकती है, जिसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेकिन आप सिंबल्स इसके जरूर याद रख लीजिए। ये हमारे पास है स्विच, आप देख रहे हो ये कनेक्शन पूरा नहीं है, ये ओपन स्विच है, लेकिन जब ये स्विच क्लोज्ड होगा तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। आप जैसे ये यहाँ ऐसे बना हुआ है, आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। तो ये क्लोज स्विच है, क्लोज स्विच में ही करंट फ्लो करेगा। ये हमारे पास वोल्ट मीटर, वी लिखकर स्मॉल सर्कल्स और वायर के साथ कनेक्ट करके, जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। और अगर आप सर्कल में ए लिख रहे हो तो इसका मतलब वो एमीटर है, जिससे आप करंट मेजर कर सकते हो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रियोस्टैट। जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे रेजिस्टेंस और उसके ऊपर एरो, तो जब भी ये रेजिस्टेंस के ऊपर एरो लगाओ इसको हम क्या बुलाएंगे, रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक ऐसी चीज जिसकी रेजिस्टेंस आप बदल सकते हो। इट इज लोड टू चार्ज द करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स लाइक सेल। तो आप ये इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, ये हमारे पास रियोस्टैट है। अदरवाइज वन वर्ड आंसर तो आपको पक्का आना चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसकी रेजिस्टेंस को चेंज करना, फिक्स करना आपके हाथ में है। ऐसे ही हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर। अब देखिए इस तरह से इंस्ट्रूमेंट सेम एमीटर जैसा ही लग रहा है, पर इसमें मिली एम्पियर लिखा हुआ है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव है करंट, कोई थोड़े अमाउंट का करंट भी मेजर कर सकता है। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बिकॉज इट इज हाईली सेंसिटिव, इट इज हाईली सेंसिटिव इन नेचर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें एक रिलेशनशिप देगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अंदर। इट इज गोइंग टू गिव द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट ने दिया, जिन्होंने अपने नाम के पीछे ही ये लॉ रखा, उनका नाम था ओम। तो ये लॉ हमें ये बताता है, इस लॉ को करने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहूंगी। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि अगर हम चाहते हैं किसी सर्किट में कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो करता रहे, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम चाहते हैं कि किसी सर्किट में कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो करता रहे तो वो कैसे हो सकता है। तो हमने कहा था कि वी नीड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो करता रहे, वी नीड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो सर्किट के अंदर करंट होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना सर्किट के अंदर करंट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम फ्लो करेगा। तो इसी रिलेशनशिप पे ये लॉ दिया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, किसी वायर में से या किसी सर्किट में से, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। अभी ऑब्वियसली इसका मतलब अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सर्किट में जितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब करंट होगा ही तब जबकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट होगा। ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर इसमें से एक चीज बढ़ती है तो दूसरा भी उतना ही बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी उतना कम होता है। उसी को हम क्या बुलाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन हटाते हैं अगर, तो हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। कभी कांस्टेंट का कोई वैल्यू होता है, कभी कोई कांस्टेंट का यूनिट होता है, कभी कोई कांस्टेंट का नाम होता है, और किसी केस में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट सिर्फ के होता है और हम उसे सिर्फ कांस्टेंट कह के छोड़ देते हैं। लेकिन इस केस में ओम्स लॉ में जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं और कांस्टेंट का यूज करते हैं तो वो कांस्टेंट है हमारे पास आर।
ठीक है, इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। इसका मतलब भी है, इसका रीजन भी है, इसका फॉर्मूला भी है। मतलब हमारे पास काफी, आप कह सकते हो, इंफॉर्मेशन है इस कांस्टेंट की। तो इस कांस्टेंट को पढ़ने से पहले हमें वी और आई का रिलेशनशिप पता लग चुका है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। अगर आपने वोल्टेज इस एक्सिस पे ली और करंट इस एक्सिस पे लिया तो इट इज गोइंग टू डायरेक्टली डिपेंड। तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब है अगर करंट इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना है। अगर करंट बढ़ेगा कुछ अमाउंट से तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम अमाउंट से बढ़ेगा। So this is what is Ohm's law. Let us study about resistance now. रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हम इस ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन करें कि अगर हमने जैसे पढ़ा कि जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V कम होगा तो I भी कम होगा। या जैसे आप कह सकते हो आपने V इज इक्वल टू आई अपॉन आर किया, जिसको आप V अपॉन आई भी लिख सकते हो। तो V अपॉन आई किसके इक्वल है? R के। R क्या है? रेजिस्टेंस, मतलब कि एक कांस्टेंट। मतलब V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट रहता है। उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ये ओम्स लॉ की हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने सर्किट सेट किया, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। देखिए ये आप हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में इसके नीचे हमने वोल्ट मीटर का यूज किया है। वोल्ट मीटर आपको पता है कि क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वायर से हमने इसे कनेक्ट किया है। बीच में हमारे पास इसमें एम मीटर भी है। आपको पता है एम मीटर की रीडिंग हमें करंट का रीडिंग देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी है विच इज सोर्स ऑफ करंट। हमारे पास की है जिसको हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि करंट कब हम चाहते हैं फ्लो करे, कब हम चाहते हैं करंट नहीं करे। और एक हमारे पास रियोस्टैट है। रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसी रेजिस्टेंस जो कि हमारे हाथ में है, जिसकी वैल्यू को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सर्किट कनेक्टेड है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। अब जब हमने इस की को क्लोज किया तो क्या हुआ? सर्किट के अंदर बैटरी से करंट आया और सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगा। तो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर ने हमारे पास पोटेंशियल की रीडिंग दी और एम मीटर ने हमें करंट की रीडिंग दी। लेट्स से इन रीडिंग को हमने क्या बोला? V1 I1। तो जब ये हमने रीडिंग ली तो लेट्स से कि जो रियोस्टैट, ये जो रियोस्टैट है इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या थी? मिनिमम। क्योंकि रियोस्टैट है ही एक ऐसा डिवाइस जिसको रेजिस्टेंस को आप बदल सकते हो। तो लेट्स से हमने इसके इस पॉइंटर को मिनिमम रेजिस्टेंस से स्टार्ट किया तो हमारे पास सर्किट में करंट आया, पोटेंशियल डिफरेंस V1 और I1 करंट आया। लेट्स से हमने इसका एक रेशियो ले लिया। अब हमने रियोस्टैट के स्लाइडर को और थोड़ा मूव किया, मतलब रेजिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की। तो हमने रियोस्टैट के स्लाइडर को मूव किया ताकि रेजिस्टेंस थोड़ी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो जब ऐसा किया गया तो अगेन सर्किट के अंदर करंट आया, वोल्ट मीटर ने पोटेंशियल की रीडिंग नोट की, लेट्स से अब रीडिंग V2 आई, और करंट की भी रीडिंग एमीटर ने नोट की, लेट्स से वो I2 आई। तो इस तरह से हम स्लाइडर को मूव करके रेजिस्टेंस बढ़ाते गए और हमारे पास अलग अलग रीडिंग्स आती गई। तो लेट्स से ऐसा करके हमने 5 कंसेक्टिव रीडिंग्स ले ली। तो हमने देखा कि हर बार इसका जो रेशियो था V1 अपॉन I1 का जो था वैल्यू, दैट वाज इक्वल टू V2 I2 विच इज फर्दर इक्वल टू V3 I3 और विच इज फर्दर इक्वल टू V4 अपॉन I4 विच इज फर्दर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब चाहे रीडिंग्स बदल रही थी लेकिन V क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस तरह से आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ इस सर्किट को ऐसे शो करना है, रियोस्टैटिक स्लाइडर है, उसकी रेजिस्टेंस को मिनिमम टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम करना है। तो ऑब्वियसली हर स्टेप में जैसे आप स्लाइडर मूव करेंगे तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग बदलती रहेगी। वोल्ट मीटर और एमीटर रिकॉर्ड करता रहेगा। आप ऐसी 5 कंसेक्टिव रीडिंग्स लेकर उनका रेशियो देखोगे तो दे विल कम आउट टू बी कांस्टेंट। अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ के अंदर हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं? रेजिस्टेंस, और इस कांस्टेंट का नाम ही है। तो अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए सपोज आपके पास ये वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं।
ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपस में कोलाइड भी करेंगे। इसको आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, लाइक आप कहो कि आप एक रोड पे जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, बहुत सारी कार्स हैं, तो आपको पता है कि जब इतनी सारी कार्स रोड पे चल रही हैं तो एक्सीडेंट्स भी पॉसिबल है ना। तो एक्सीडेंट्स भी, अगर हम कार्स की बात करें तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मतलब कार्स कोलाइड कर सकती हैं। अब अगर कोई दो कार्स कोलाइड कर लेंगी तो ऑब्वियसली जो ट्रैफिक है वो तो जाम हो जाएगा ना। ये जो कार्स हैं ये आगे नहीं जा पाएंगी, इनके मूव करने में एक हिंड्रेंस आएगी, एक ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रो वायर के केस में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सो दे मे कोलाइड विद ईच अदर, उस करके उनके जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मूवमेंट में क्या आती है, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम क्या बुलाते हैं, रेजिस्टेंस। So resistance is the obstruction to the flow of charge. और इसका कारण क्या है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इट इज कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। ओम्स लॉ हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर, और रेजिस्टेंस का अगर हम इसमें से फॉर्मूला देखना चाहें तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर अब यूनिट्स की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, ओम, क्योंकि ओम ने ये रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले बताया तो इसका यूनिट भी उन्होंने अपने नाम के पीछे ही रखा। रेजिस्टेंस का यूनिट है एसआई यूनिट इज ओम, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर आप इनको यूनिट्स की टर्म में लिखो तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इज 1 ओम या ओम लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, आप वोल्ट में मेजर करते हो तो 1 वोल्ट लिख लेते हैं। करंट को आप एम्पियर में मेजर करते हो तो इसको हम 1 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको यूनिट्स में डिफाइन करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वोल्ट पर एम्पियर को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिनोट करती है, सो ऑब्वियसली आप ऐसे देखोगे, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर मतलब करंट, तो ये किस कौन डिनोट करता है, रेजिस्टेंस। और अगर आ जाए 1 वोल्ट 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, तो यू नीड टू राइट दैट इट इज इक्वल टू 1 ओम। तो अगर डिफाइन करना हो तो जैसे हमने और यूनिट्स को डिफाइन किया, बहुत सिंपल है इसको भी करना। आपको मैंने बताया था कि आपको क्रैम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी दिस 1 ओम कब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है और करंट फ्लो करता है। बनाते हैं इसके डेफिनेशन। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 volt of potential difference is applied which allows 1 ampere of current to flow through it. So this is what is Ohm's law. अब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड भी करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ वायर पे, नेचर ऑफ वायर पे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देखते हैं कैसे। तो पहला फैक्टर हम कंसिडर करते हैं लेंथ ऑफ वायर। इसको हम रिलेट फिर से वो रोड पे एक्सीडेंट्स जो होते हैं उससे करते हैं। लेट्स से एक छोटा डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना और एक हमें बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो आप बताइए कि कहां पे एक्सीडेंट्स, कहां पे कोलिजन्स होने का, नंबर ऑफ कोलिजन्स होने का चांस ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर हमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमारे नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज्यादा पॉसिबल है कि होंगे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करना है और इलेक्ट्रॉन्स को एक बड़ी लेंथ ऑफ वायर में मूव करना है, सो नंबर ऑफ कोलिजन्स आर गोइंग टू बी मोर इन केस ऑफ द वायर विच इज लेंथी। सो वी कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितनी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। जितनी लेंथ कम होगी, अगर आप कहो कि इतनी लेंथ है वायर की, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। सो वी कंक्लूड more is the length of wire, more is the number of collisions that are going to take place, so more is the resistance. दूसरा फैक्टर है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया ऑफ वायर। अब फिर हम इसको एक्सीडेंट से रिलेट करते हैं। एक आपके पास ब्रॉड रोड है और एक आपके पास नैरो रोड है। ब्रॉड रोड में बहुत सारी कार्स चल रही हैं और नैरो रोड में कार चल रही हैं, तो ऑब्वियसली टक्कर कहां ज्यादा होगी,
नैरो के अंदर होगी ना, क्योंकि नैरो में वो बहुत पास पास चलेंगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स आर गोइंग टू बी मोर इन केस ऑफ द वायर विच हैज लेस एरिया. सो ऐसे ही अगर आपके पास एक थिक वायर है और एक आपके पास पतली वायर, तो जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी मोर इन द वायर विच हैज लेस एरिया. So we conclude that resistance is inversely proportional to area. मतलब जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, जितना एरिया लेस रहेगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि लेस एरिया के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे और वो इजीली पास नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर एरिया आपके पास मोर है तो अच्छे से वो मूव कर पाएंगे और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और रेजिस्टेंस भी कम होगी. नाउ डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन थर्ड फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ वायर. तो हमारे पास वायर्स या आप कह सकते हो वो मटेरियल्स जिसमें से करंट फ्लो करता है वो या तो कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं. ठीक है, कंडक्टर्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट सब करंट अपने में से पास करने देते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. उनकी ये नेचर है कि दे हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस, दे हैव सो मच फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डोंट कोलॉइड, दे इजिली पास, सो दे हैव ऑलमोस्ट नील रेजिस्टेंस. अगर यही सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाए तो सेमीकंडक्टर्स हैव रेजिस्टेंस, मॉडरेट रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. और जो इंसुलेटर्स है उनमें से तो बहुत आप कह सकते हो करंट फ्लो करता ही नहीं है क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होती है. अब जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो कॉपर वायर इज कंडक्टर बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इट हैज नील रेजिस्टेंस. अब जैसे ये वायर है, ये जो प्लास्टिक इंसुलेशन है, प्लास्टिक इंसुलेशन मीन्स प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. द रीजन बिहाइंड इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सो हाई resistance that hardly the current flows. Another factor is dependence of resistance on temperature. ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब इसको हम स्पीड से रिलेट कर लेते हैं. हमारे पास बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे इनकी स्पीड बढ़ेगी तो अगर आप तेज स्पीड से चलाओगे तो हमारी नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं उनका भी चांस ज्यादा है कि वो होंगी, और अगर कोलिजन्स ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी मोर होगी. तो सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी. तो ये थे 4 फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है. नाउ अगर हम इन रेजिस्टेंस को अगर हम इन फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, पहला फैक्टर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं. दूसरा हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये दूसरा फैक्टर हो गया. तो अगर आप इन 2 फैक्टर्स को क्लब करते हो तो हमारे पास आता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया. ऐसा ही डिपेंड करती है ना. अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ तो हम कांस्टेंट लगाएंगे. इस केस में जो कांस्टेंट लगता है वो इस तरह से लिखा जाता है, आप देखिए पी तरह का, जैसे पी अल्फाबेट होता है वैसा सिंबल है, लेकिन इस सिंबल को हम क्या बुलाते हैं, रो. दिस इज कॉल्ड एज रो. और ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसको रेजिस्टिविटी भी बुला सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना आए या आप इसके बारे में समझना चाहे तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. देखिए अगर हमारे पास, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो अगर हमारे पास वायर की लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है, और एरिया भी हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब ये जो रो है ये किसके इक्वल होगा, आर के. तो इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ही है, किसकी, वायर की, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ. लेट्स से आपके पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर में जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या है, इसकी रेजिस्टेंस. लेकिन अगर इसमें हम छोटा सा एरिया ले लें जिसकी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, तो उसकी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी
अब देखिए जो रेजिस्टेंस है ना, उसको हम सर्किट के अंदर दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा कॉम्बिनेशन है कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर लगा सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन है कि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि और किस तरह से हम, अगर हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज या पैरेलल में, तो किस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले वी हैव रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब भी हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना हो तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास चार रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो, अगर आप उनको सीरीज में लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनको इस तरह से कनेक्ट करेंगे जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। ये आपके पास वायर हो गई, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस, चौथी रेजिस्टेंस, ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर। और जिस तरह से कनेक्ट हुआ है, जिसमें ये बीच में बैटरी लग रखी है या सेल रख रखा है, तो इसको आप क्या बताते हैं कि रेजिस्टेंस को हमने सीरीज के अंदर लगा दिया। आप याद रखिए जब भी कभी हम सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो करंट है वो क्या रहता है, सेम। मतलब जो करंट होता है सीरीज के अंदर दैट ऑलवेज रिमेन सेम। जैसे कि अगर यहां से करंट फ्लो करेगा तो जो करंट R1 में जा रहा है वही R2 में जाएगा, सेम अमाउंट R3 में जाएगा, सेम R4 में जाएगा। तो सीरीज के अंदर जो चीज कांस्टेंट रहती है वो है करंट, और जो बदलता है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं कि सीरीज में करंट सेम रहता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफर करता है। अब ऐसे ही रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में भी लगा सकते हैं। पैरेलल में किस तरह से, मतलब जैसे ये तो ऊपर वाला हमने अभी डिस्कस किया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में लगाने का मतलब आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को पैरेलल के तरीके से लगाते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप कितनी भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 लगी है, आप 3 से ज्यादा भी लगा सकते हो। और जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई चीज लगाते हैं, अब आप देखिए अगर सपोज यहां से हमारे पास बैटरी है और हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम ये इसको इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल के अंदर, तो R1, R2 और R3 के अंदर करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम नहीं रहेगा। तो पैरेलल के अंदर जो चीज डिफर करती है वो है I, ठीक है, और जो सेम रहता है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V पैरेलल के अंदर सेम रहता है और जो करंट है वो डिफर करता है। अब हमारे पास है डिराइव एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मींस टोटल रेजिस्टेंस, जब डिफरेंट रेजिस्टेंस को हम सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हो। तो देखते हैं, लेट्स से हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और हम उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं। तो सीरीज के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था कि हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, कांस्टेंट, और जो बदलता है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करता है। तो जो सी चीज डिफर करती है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए R1 में करंट I होगा, R2 में भी I होगा, R3 में भी I होगा, क्योंकि I क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफर है, तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, R2 का होगा V2 और R3 का क्या होगा, V3। तो जो चीज डिफर करती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो पूरा सर्किट है, अगर हम इसको एक सर्किट की तरह बना देते हैं, तो जो पूरे सर्किट का V है या पूरे सर्किट का R है, तो इस R को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम V से बात करते हैं। तो इसका मतलब जो पूरे सर्किट का V है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है उतने ही आपके पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो जो टोटल सर्किट का V होगा वो इन तीनों का एडिशनल सम होगा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो पूरे सर्किट का जो IR है, करंट और रेजिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू V1 के लिए आपको पता है करंट है I और रेजिस्टेंस है R1। V2 के लिए हमारे पास करंट I, रेजिस्टेंस है R2। V3 के लिए भी हमारे पास करंट है I और रेजिस्टेंस है
R3। तो I को हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम I को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I हमारा कॉमन आ गया। यहां से और लेफ्ट और राइट साइड वाला I कैंसिल हो गया, तो जो टोटल आपके पास डेरिवेशन बनी टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर, वो क्या बनी? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हो उनको आप सिर्फ प्लस कर दीजिए, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि सीरीज के अंदर आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, अब हम पैरेलल के लिए देखते हैं। Now we need to derive expression to calculate resistance, equivalent resistance when different resistance are connected in parallel combination. तो let's say again हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, this time we are putting them in parallel combination। तो हम तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं और तीनों को हम parallel combination में लगा लेते हैं। Let's say this is R1, this is R2 and this is R3। दिस इज कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ बैटरी और सेल की तरह आपने किसी के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हम बात करें तो हमें पता है पैरेलल के अंदर आई क्या करता है? डिफर। तो R1 में लेट्स से करंट I1 गया, R2 में I2 गया, R3 में I3 गया, लेकिन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इस पे भी हम उसी से स्टार्ट करेंगे जो चीज डिफर करती है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो अलग अलग करंट रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I किसके इक्वल हुआ? V अपॉन R के। तो I1 के लिए हुआ V अपॉन R1, इसके लिए V अपॉन R2 और V अपॉन R3, क्योंकि V तो कांस्टेंट हो गया ना आपके पास, तो आप सबके लिए V ही लोगे। V को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, और ये आ गया हमारे पास V कॉमन। V से V कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया टू कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 R3। जितने भी आपको दिए उनको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। रेजिस्टेंस हमने अभी पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। एक वायर है, उसकी लेंथ आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म एरिया 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी गिवन है आपको उस वायर का 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया है। और रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 1.50 ओम। आपको गिवन है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1.50 ओम्स, ये चीज आपको गिवन है इसके अंदर। वी नीड टू फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और हमें पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो। और रो आपको यहां पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास इन चार क्वांटिटीज को रिलेट करके फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो आपको रो फाइंड करना है, तो रो का फॉर्मूला अब बना देते हैं इसी से, R इंटू ए अपॉन एल। अब आप यूनिट्स देखिए, सारे यूनिट्स एक ही उसमें है, कोई डिफर नहीं है, हमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। तो हम सीधा इसको पुट करेंगे। रेजिस्टेंस इज 80, एरिया इज 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ आपको दिया हुआ है, सॉरी रेजिस्टेंस इज 1.50 ओम। ठीक है, और आपके पास जो लेंथ दिया है दैट इज 80, जिसको हम नीचे रखेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप इसका डेसिमल रिमूव करो, ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव किया, इसका डेसिमल रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास ओम सेंटीमीटर में ही आएगा, और वो आंसर है हमारे पास 0.000469 ओम सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। पर यहां पे आपको आंसर एसआई यूनिट्स पे पूछा गया है, और एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास? ओम मीटर। और यहां पे हमारा आंसर आया ओम सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वील डिवाइड इट विथ 100। तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.40, ठीक है, 10 और 469।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर और वोल्टेज आपको दिया हुआ है। आपके पास पावर है 1000 वॉट और उसका वोल्टेज है 200 वोल्ट। सबसे पहले आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो P और V को ऑपरेट करते हुए हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उससे हम R को सॉल्व कर सकते हैं। तो R आपके पास हो गया वी स्क्वायर अपॉन पी, वैल्यू पुट करी 200 इंटू 200 और पावर आपके पास है 1000। आपने इसको सॉल्व किया, जीरो से जीरोस काट दिया हमने, ये वाला एक जीरो इससे काट दिया, तो आपके पास आ गया 40 ओम्स। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 40 ओम्स। अब हमें ऐसे एपिलेंस को हाफ एन आवर के लिए यूज किया तो हमें उसकी एनर्जी निकालनी है जूल के अंदर। तो आपको पता है E इज इक्वल टू एनपीटी, एक ही एपिलेंस है, पावर है 1000 वॉट की, आप हाफ एन आवर यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो हाफ एन आवर का मतलब है उसमें आपके पास 30 मिनट्स आ गए, लेकिन हमें आर ही लेना है तो हम इसको हाफ ले लेते हैं और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500। तो इसका मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हमारे पास 500 आपके पास ये वॉट आर में है। ठीक है, किलोवाट आवर में करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया हाफ किलोवाट आवर। लेकिन आपको यहाँ पे जूल में पूछा गया है, तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं। हमने पढ़ा था 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो हाफ किलोवाट आवर को आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 18। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1.8 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो ये आंसर आ गया 1.8 इंटू 10⁻6 जूल्स। नेक्स्ट हमें चाहिए द टाइम इन विच इट विल कंज्यूम 15 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो अगेन अब आपको इसमें एनर्जी दी हुई है, एक ही एपिलेंस है, पावर है 1000 वॉट की, कितने टाइम इसको चलाना पड़ेगा ताकि इसकी जो एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम हो, 15 किलोवाट आवर। अब क्योंकि किलोवाट आवर है तो आप इसको भी वॉट से किलोवाट में चेंज कर दीजिए। तो वॉट से जब हम किलोवाट में इसको चेंज करते हैं तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ये जो टाइम है, जो टाइम आपके पास आएगा दैट इज 15, क्योंकि देखिए आपने इसको तो कैंसिल कर दिया ना, तो टाइम आपके पास रहेगा 15 आवर्स। 15 आवर्स के अंदर ये 15 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। Thank you for watching this video, and for more videos you can subscribe to Success Series Education.